Yes, hello everyone. Hello to all of you. So good evening to all of you. फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू गेट का जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी टू पेपर कॉम्बिनेशन की, तो उनमें से एक कॉम्बिनेशन था जो कि इंपॉर्टेंट था, सिविल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दिस सेशन आई विल टॉक अबाउट द कंप्लीट डिटेल अबाउट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। गेट पेपर के जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एज ए सेकेंडरी पेपर आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द इनसाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, तो अगर बात करें बेटा जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की, तो एज यूजुअल जो आपका गेट का पैटर्न है, जैसा सभी को पता है, सभी गेट के पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होना चाहिए। टोटल मार्क्स 100, क्वेश्चंस की अगर बात करें 65 क्वेश्चंस। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका पैटर्न थोड़ा सा बाकी पेपर के कंपैरिजन में, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी कोर ब्रांचेस हैं उनसे डिफरेंट है। उनमें से एक पेपर ये भी है जियोमेट्रिक्स। ऐसे ही अगर आप आर्किटेक्चर की बात करेंगे, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो उसमें भी कुछ पैटर्न चेंज है एग्जाम के पेपर में, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल आपका एक सेशन होगा सेम टाइम पे, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बारे में। वहां पे उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन पेपर होने वाला है, सभी को ये बात पता है। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स जैसा मैंने आपको बताया 100 मार्क्स है और 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1 मार्क और 2 मार्क के प्रॉब्लम होते हैं। क्या डिफरेंस है सिविल इंजीनियरिंग के अगर बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2 पार्ट में होता है आपका। एक होता है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन, एप्टीट्यूड, और सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज टेक्निकल, रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो 72 मार्क्स के आसपास का टेक्निकल पोर्शन रहता है और 28 का एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड एंड 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये टोटल 100 मार्क्स का वेटेज होता है। बट इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग जो आपका पेपर होगा वो 3 पार्ट में रहने वाला, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी के 2 पार्ट हो गए, B1 एंड B2। अब देखो इसमें क्या गेम है। पार्ट ए जो है वो कंपलसरी होता है 55 मार्क्स का। 55 मार्क्स का कंपलसरी है पार्ट ए, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में आपके पास 2 ऑप्शन है, यू कैन गो आइदर, यू कैन गो विद द B1 और B2। सेम विद द आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 विल बी कंपलसरी एंड पार्ट B1 और B2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। क्लियर है बात सभी को? वहां पर आपके पास चॉइस रहती है, यू वांट टू गो विद द पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, सारे पेपर जैसे होते हैं, MCQ रहने वाला है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन MSQ होगा और न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। आई होप सभी को पता है। निगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है वो MCQ में रहने वाला है। 1/3 will be negative marking for each wrong question in answer in the case of MCQ। NAT और MSQ में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, लेट से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो A एंड B हैं, तो यू नीड टू सेलेक्ट बोथ A एंड B। अगर आपने A सेलेक्ट किया है, B नहीं सेलेक्ट किया, देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। और इसमें निगेटिव नहीं है, किसमें? मल्टीपल सेलेक्ट में और NAT में नंबर नहीं मिलेगा, निगेटिव नहीं होगा, 0 या फिर पॉजिटिव अगर सही है तो। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग जैसा भी मैंने मेंशन किया, 1/3 रहेगा इन द केस ऑफ MCQ और 2/3 फॉर
2/3 इन द केस ऑफ 2 मार्क्स के लिए, नो निगेटिव मार्क्स फॉर एनएटी एंड एमएसक्यू। क्लियर है? एनएटी और ऐसा सभी पेपर में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, सब में ऐसा ही है। सर अगर 3 ऑप्शन सही हैं और 2 सही लगाए तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल, अभी मेंशन किया मैंने। अगर 4 में से 3 करेक्ट ऑप्शन है तो आप तीनों जब मार्क करेंगे देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स मिलने वाले। क्लियर है? तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। अभी अगर रिसेंट ईयर के चेंजेस की बात करें तो एनएटी में भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज नो ऑप्शन विल बी देयर, कोई ऑप्शन नहीं रहता, यू हैव टू कैलकुलेट जो भी आंसर आएगा। अब इसमें कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट से जल्दबाजी में क्या होती है, एग्जाम प्रेशर बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में एक आंसर आपसे पूछा जाता है एनएटी के केस में प्रॉपर यूनिट्स के साथ, तो जनरली कहीं ना कहीं वहां पर जल्दबाजी में हम अपने फाइनल आंसर जो कुछ भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया होता है, कन्वेंशनल अप्रोच रहती है जो क्लास में आप प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो जिस यूनिट्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको फाइनल आंसर कंसीडर करते हुए यहाँ पर कई बार हम लोग आंसर फिल कर देते हैं विदाउट रीडिंग कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा गया है। जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूनिट में आपसे आंसर पूछा गया, यू विल गेट मार्क्स ओनली इफ अगर आप उसी फॉर्मेट में अपने आंसर को फिल करेंगे। तो ऑब्वियसली कई कुछ केसेस में, कुछ सवालों में इसमें क्या रहती है, रेंज रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग द आंसर 1.3, तो करेक्ट आंसर 1.25 से लेकर 1.35 इस तरीके की रेंज प्रोवाइड की जाएगी जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो एक 3 तरीके के क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स होगा। 3 सेक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट है सिविल इंजीनियरिंग से। यहाँ पर पार्ट ए कॉमन होगा इंक्लूडिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट। पार्ट बी में आपके पास B1 और B2 में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहने वाला है। बीइंग ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करें जिससे हम थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाएं या ज़्यादा स्कोर कर पाएं? आई होप सभी का ऑब्जेक्टिव यही है, सभी का एक ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे एग्जाम में सिक्योर किए जाएं। तो फॉर दैट व्हाट अप्रोच वी कैन फॉलो, उसके पे भी कुछ बात कर लेंगे। चलो भाई देखो, थोड़ा और सा डिटेल देखो। जी पेपर की अगर बात करें तो अभी मैंने इन जनरल बताया था, तो एप्टीट्यूड के में टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 मार्क्स कंपलसरी है। पार्ट ए जो कॉमन है 36 क्वेश्चन होंगे, 55 नंबर हो गए, टोटल 65 हो गया, ये भी कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। 30 मार्क्स का पार्ट बी है जिनमें से आप यू कैन गो विद द B1 और B2। अब देखो B1 और B2 में गेम क्या है, इनका सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस भी अवेलेबल है, टॉपिक भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किए, भी डिस्कस कर लेंगे। पार्ट B1 जो है बेसिकली वो डील करता है सर्वे एंड मैपिंग से। पार्ट B2 डील्स विद द इमेज एनालिसिस से रिलेटेड, बेसिकली जो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इमेज इंटरप्रिटेशन, ये जितना भी हायर सर्वेइंग या एडवांस सर्वेइंग है, ये वाला पार्ट है आपका पार्ट B2। तो अगर मेरा पर्सनल आप सजेशन पूछें कि सर इफ आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली पार्ट ए देयर इज नो चॉइस, करना ही करना है। पार्ट बी में आई विल रिफर कि आप लोग क्या करें, B1 के साथ जाएं, कंपेरेटिवली आपके लिए इजी होने वाला है। अलॉन्ग विद द सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सेकंड पेपर में अपीयर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी, और इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं जब आप इनके टॉपिक्स को रिफर करेंगे। तो एक जस्ट ये सजेशन है, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद द पार्ट B2 यू कैन गो विद द पार्ट B2, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। हाँ, अगर मुझे पेपर देना होगा तो आई विल प्रेफर कि मैं B1 को सेलेक्ट करूं रेदर गोइंग फॉर द B2। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए पार्ट B1 और B2 और इस सब में कॉमन है क्या। कॉमन वाले कंपलसरी की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हाँ, एक चीज और समझना है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपके कोर ब्रांचेस हैं, इनमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, डेटा एनालिसिस वाली जो टूल्स हैं, वो वाला पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखता है। और अगर आप रिफर करेंगे सिलेबस को तो मेजरमेंट, एक्यूरेसी, रिग्रेशन एनालिसिस, लीस्ट स्क्वायर, काई स्क्वायर, दीज आर द टॉपिक्स जो आपके स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का पार्ट होते हैं।
इंजीनियरिंग में आपका जनरली ये मैथ थर्ड M3 का पार्ट रहने वाला है। ये वाला पोर्शन आपका मेन सिलेबस है इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। उसमें अगर आप जाएंगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, सारी चीज़ें रहती हैं। यस, तो यू कैन रिफर द डिटेल्ड सिलेबस। और पार्ट 1 में और क्या कंपलसरी रहने वाला, पार्ट ए में रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट। तो इन जनरल अगर पूरे सिलेबस को मैं बताऊं तो जीपीएस, इसमें आपका जियोमेट्रिक्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है, तो बेसिक सर्वेइंग, देन जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीएनएसएस, इतने टॉपिक्स हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सेंसर टाइप्स, जो सेंसर आप यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या, कैसे डेटा को प्रोड्यूस किया जाता है, और हाउ द डेटा विल बी एनालाइज्ड। अल्टीमेटली क्या है, फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा आपको कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो रिमोट सेंसिंग का ये पार्ट हो गया। जीएनएस की बात करें, जीएनएसएस, जीएनएस स्टैंड फॉर द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आगे वाले लेक्चर्स में इन पे बात भी करेंगे। वट एवर कंटेंट विल बी अवेलेबल, जो मैक्सिमम कंटेंट मेरे पास अवेलेबल, आई विल ट्राई टू शेयर विद यू ऑल विद द हेल्प ऑफ दीज फ्री सेशंस ओनली। ठीक है, तो अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जीएनएस की बात करें, प्रिंसिपल्स, डेटा कलेक्शंस, एरर्स, इस सबका बेसिक आप पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बट बहुत ही बेसिक पढ़ते हैं। तो उसको जो आप पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में उसको निग्लेजिबल बोल सकते हैं इस सिलेबस के सामने, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। जीआईएस में डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम क्या रहने वाली, स्पेशियल टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ओवरलेइंग कंसेप्ट क्या है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर कंपलसरी, दैट इज पार्ट ए। आगे बात करते हैं पार्ट B1 की। अगर बात करें, जो मैं आपसे बोल रहा था कि इसको आप प्रेफर कर सकते हैं B1 और B2 में। B1 को मैंने आपको सजेस्ट किया था, क्यों किया था ये समझ लेते हैं। अब B1 का अगर सिलेबस देखें तो मैप्स, प्रोजेक्शन बिल्कुल बेसिक है, सर्वेइंग में भी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप पढ़ते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, डेटम, बेसिकली लेवलिंग वाला पार्ट है, जो लेवलिंग आप करते हैं। लैंड सर्वेइंग, पूरा आपका बेसिक सर्वेइंग वाला पार्ट आ गया। लेवल मेथड्स और एरियल फोटोग्रामेट्री सर्वे, वही नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, हाँ, ड्रिफ्ट क्या होता है, क्रैप क्या होता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑल दीज आर द मेजर टॉपिक्स फोटोग्रामेट्री के जो यहाँ पर रिलीवेंट है। थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा स्टीरियोस्कोपी का, इट इज द पार्ट ऑफ द फोटोग्रामेट्री ओनली। जो इमेजेस आपके पास होती हैं उससे कैसे डेप्थ परसेप्शन करते हैं, कैसे डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टीरियोस्कोप, और ये पूरी जो मेथड है इसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी। तो स्टीरियोस्कोपी के हेल्प से कैसे डेटा कलेक्शन करते हैं, ये आपका B1 का पार्ट है। इसमें कुछ टर्म आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, सर्वेइंग पढ़ा है, बट कुछ नहीं, मैं बोलूंगा मोर देन 90% टर्म्स आपको क्लियर होंगे। बट जैसे ही आप रिफर करेंगे B2 सिलेबस को, देखो, तो अगर पार्ट B2 की बात करें तो दीज आर द टॉपिक्स: डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डेटा क्वांटाइजेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, रेडियोमेट्रिक जियोमेट्रिक कोरिलेशंस, इमेज सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, PCA, NDVI, ऑल दीज टर्म्स आर देयर। रिलेटिवली अगर बात करें, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स में आप लोग बता भी सकते हैं इस बात को, जिन्होंने भी सर्वेइंग पढ़ रखी, जो भी इस पेपर के लिए प्लान कर रहे हैं, किस वाले पोर्शन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। B1, दिस इज द सिलेबस फॉर द B1 पार्ट एंड दिस इज द सिलेबस फॉर द B2। कमेंट करो चैट बॉक्स में, B1 और B2 क्या चॉइस रहने वाली है। हाँ, B1 और B2, सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, B1 और B2। Obviously you will find yourself more comfortable in the case of B1. So that's why I have already recommended कि part A and part B1 it will be comparatively or relatively easy. यहाँ पर आपको कम efforts required हैं to cover this B1 part as compared to the B2. ऐसा ही आर्किटेक्चर में भी खेल है। So I have appeared for the architecture. I scored rank. My rank was 278 without any particular specific preparation for the architecture paper. What was the reason? Same strategy.
तो जब हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर पेपर की तो वहां पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर नहीं पता, बीइंग ए सिविल इंजीनियर पढ़ भी नहीं सकते हैं। हाँ, बट अगेन इन B1 और B2 वन पार्ट इज टोटली रिलेटेड टू द कोर आर्किटेक्चर एंड वन पार्ट इज रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग। तो जहां पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो टुमारो वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, बनाते रहो। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये तो सिलेबस की बात होगी। सर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कौन से इंस्टीट्यूट हैं, क्या प्रोग्राम आपको ऑफर्ड कर रहे हैं और किस एग्जाम के थ्रू आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऑब्वियसली IIT रुड़की यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। मेजरली ऑल द ओल्ड IITs आर रनिंग दिस डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इंक्लूडिंग IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, जहां पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में। GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्रामेट्री, इन सभी फील्ड में आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो गेट के थ्रू या पर्टिकुलरली मोर प्रिसाइजली जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के पेपर के थ्रू यू कैन गो फॉर द MTech और MS प्रोग्राम। क्लियर है? यू कैन गो फॉर द MTech एंड PhD प्रोग्राम अगर आप इस पेपर में अच्छी रैंक लाते हैं तो। सर रैंक लाना इजी है रिलेटिवली, तो अगर लास्ट ईयर का डेटा आप कंपेयर करोगे, जस्ट फॉर द रेफरेंस यू कैन रेफर द एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा, बट अभी जो रेफरेंस के लिए मुझे याद आ रहा है अगर मैं बताऊं, तो इन द लास्ट गेट 2025 इफ यू टॉक अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, अप्रॉक्स 90 के 89 समथिंग 89 के स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। सिविल इंजीनियरिंग में इतने बच्चे थे। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 के स्टूडेंट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 4 के स्टूडेंट्स वर देयर। तो रिलेटिवली रैंक स्कोर करना आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है इफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम गेट जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग पार्ट। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, मुद्दा क्लियर है यहाँ तक का? तो सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। IIT रुड़की, सीपेट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ISRO, NITs, वेरियस NITs आर ऑफरिंग कोर्स रिलेटेड टू द मॉडर्न सर्वेइंग और रिलेटेड टू द जियो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर? चलिए तो और आगे बातचीत कर लेते हैं और क्या है। इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, सम PSUs एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर देयर, लाइक ISRO में आप जा सकते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें इन डिपार्टमेंट्स में भी पोस्ट रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें आपका ये पेपर हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसमें अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी सम पोस्ट आर देयर, लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वाटर। देखो यार सिंपल सा है, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, ये सब तो लिखा ही हुआ है, पहले भी लिखा था अभी भी लिखा है। मुद्दे की बात ये है कि लगभग ये बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो रिसेंट ट्रेंड है। अगर पूरे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे रिलेटिवली न्यू ब्रांच है, तो अभी बहुत स्कोप है और इसमें बहुत डेवलपमेंट होना है। तो यस, यू कैन एज्यूम, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड कैरियर इन दिस फील्ड। 2021 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 में दिस पेपर वाज एडेड। इसके पहले जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग नाम का गेट में कोई पेपर नहीं होता था। रिक्वायरमेंट होगी तभी तो ऐड किया गया है ना, क्यों भाई? जरूरत लगी होगी गेट वालों को कि ऐसे बच्चे भी चाहिए जिनको इस फील्ड का पर्टिकुलर नॉलेज हो, इनमें ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तभी तो ये पेपर ऐड किया होगा। तो अननेसेसरी दिमाग क्यों लगाना है? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है, दैट्स वाई द पेपर इज एडेड। इतना टाइम तो नहीं ना गेट वालों के पास कि टाइम पास कर रहे हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव मेंशन्ड सो दैट यू शुड हैव मच मोर क्लियरिटी कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
in the government sector, in the central government department, in the state government department, in the private sector also. In the PSUs also you have opportunities. PSUs such as ONGC, all the PSUs are recruiting based on the GATE score. Yes, relatively number of vacancies may be less, कम ज़्यादा हो सकता है, but these are the fields, these are the departments you can refer for your future job option. I hope I am clear till now. और particularly अगर इस field से related बात करें तो कौन कौन से पोस्ट रहने वाली, सर्वे इंजीनियर, GIS ऑफिसर, remote sensing analyst, all these are the posts that you may get after clearing this exam of GATE Geomatics Engineering. So I hope इस सेशन की हेल्प से you have got some basic understanding. तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी. International opportunities are also there just for your reference. So yes, this is the emerging field where you can expect your career. So this was all about for the geomatics engineering. I hope this session was useful for all of you. जो लोग भी एज ए सेकेंडरी पेपर जियोमेटिक्स के लिए प्लान कर रहे थे, इस सेशन की हेल्प से यू मस्ट हैव गॉट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस रहने वाला है, हाउ टू सेलेक्ट द ऑप्शनल पार्ट B1 और B2, एंड एट द लास्ट व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, so that you should get the clarity for preparing this particular exam or paper. Yes. तो yes, you can now ask your doubts and queries. जो आपके doubts and queries है, you discuss कर सकते हो. Then we are going to wind up this session. क्या है सर, इस टाइम कंप्लीट चैप्टर चाहिए या PYQ कर लूँ? तो इनफ होगा. देखो इसमें बहुत ज़्यादा PYQ अवेलेबल नहीं है. जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग की अगर बात करें, गेट 2021, 22, 3, 4, 5 इतने ही पेपर हुए. तो यस, फॉर बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, यू विल गेट सम आइडिया, बट यू कैन नॉट सोली डिपेंड अपॉन दोज PYQs एज ऑफ नाउ. क्लियर है? तो अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट करना. बट पर्सनली अगर मैं बोलूँ, थोड़ी सी प्लानिंग करके 50-55 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, और 50-55 नंबर में यू विल गेट द गुड रैंक इन जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग पेपर. ये भी सच है. ठीक है? तो डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 55 मार्क्स. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में. यार 13 नंबर की तो मैथ है, 15 नंबर का एप्टीट्यूड है. B1 वाले पार्ट में अगर जाते हैं तो लगभग सिलेबस कंप्लीट है. सर्वेइंग आपने पढ़ रखी, उसी को अच्छे से पढ़ना है. B1 वाला पार्ट जो था वो 30 मार्क्स का था, तो 60 नंबर का तो पेपर लगभग ये हो गया. कंपलसरी में कुछ तो करोगे, पढ़ोगे, कि सब छोड़ दोगे? तो इफ सिंसियरली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 70 to 75 मार्क्स, आई डोंट थिंक कि उसमें 50-55 नंबर नहीं लाए जा सकते. ठीक है? यस, particularly in the case of GATE exam, approach should be clear. रैंक लाने के लिए, पेपर को क्रैक करने के लिए, पेपर की एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल. तो एक इफेक्टिव प्लानिंग के साथ यू कैन अचीव द रिजल्ट्स. चलिए, तो आगे और भी डिस्कशन करेंगे. कुछ और डाउट है सर फॉर गेट सिविल? आई एम आस्किंग. यस, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने कल भी मेंशन किया था, मैं फिर से बता देता हूँ. ट्राई टू कंप्लीट एज मच टॉपिक एज यू कैन. अभी आपके पास टाइम है टिल 15 दिसंबर. एक डेडलाइन फिक्स कर लेते, 10 से 15 दिसंबर विल बी द लास्ट. उसके बाद कुछ नया नहीं पढ़ेंगे. जो कुछ भी नया पढ़ना है, जो कुछ भी अभी छूटा हुआ है, पहली बार पढ़ना है, रिवाइज करना है. अभी जो मेन आपका फोकस रहना चाहिए वो सिलेबस को, कवरेज को लेकर होना चाहिए. कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं दे रहे हैं. कोई इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो नहीं स्किप हो रहा है. ऐसा तो नहीं कि वो अभी इनकम्प्लीट हो. जस्ट थॉरली गो थ्रू द सिलेबस. पूरे सिलेबस को ओवरव्यू करके जो आपने प्रिपेयर कर रखा उसको एनालाइज करिए, और ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम टॉपिक टिल 15 दिसंबर. उसके बाद कुछ भी नया एड ऑन नहीं करना है. 15 दिसंबर के बाद क्या करना है? 10 फरवरी के आसपास तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन.
रिवीजन करके टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है, जो भी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, रिवीजन करना है, अगला टेस्ट देना है। तो ये आपका लास्ट का शेड्यूल रहने वाला है। क्लियर है? चलो और कुछ पूछ रहे हो? अरे खत्म भी करो यार डाउट। सर इन 4 मंथ में सब सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हो सकते हैं क्या, या कम टाइम है? सब हो सकता है। 4 महीने 6 महीने में तो गेट का पेपर निकल जाता है। 4-5 मंथ्स आर मोर देन सफिशियंट। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो मोर देन इनफ है। सर पीवाईक्यू इनफ होंगे क्या 60-70 मार्क्स के लिए? देखो पीवाईक्यू से एक आइडिया लगता है, गेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, ये गलत फहमी हटा दीजिए, बट गेट में कंसेप्ट रिपीट होते हैं। यार सिलेबस के बाहर का थोड़ा पूछ लेंगे। तो जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उससे 2 एडवांटेज होते हैं कि आप हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन से तो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, सीपेज एनालिसिस से तो एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से तो एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रैफिक स्टडीज से रिलेटेड, यस और नो। ग्रीनसील्ड ग्रीनबर्ग तो आ रहा है, सिग्नल में क्वेश्चन डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड आ रहा है। हाँ, सर्वेइंग में अगर बात करें तो लेवलिंग का, टेक्योमेट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन दिस वे यू कैन एक्सपेक्ट। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो डब्ल्यू इंडेक्स, फाई इंडेक्स, इरिगेशन की बात करें तो ड्यूटी डेल्टा, स्टील की अगर बात करें तो कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, कनेक्शन वेल्डेड जॉइंट, जो आपने पढ़ रखे। आई होप दोज हु हैव कंप्लीटेड कैन रिलेट। तो ये आइडिया आपको लगेगा जितना ज्यादा अच्छे से आपने पीवाईक्यू कंप्लीट किए होंगे, बट ऑब्वियसली उन टॉपिक्स को आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा टू अटेम्प्ट द न्यू क्वेश्चन, because questions are not going to repeat in the case of GATE exam. सर MSQ सिविल में निगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, पैटर्न सेम है। निगेटिव मार्किंग ओनली विल बी देयर इन द केस ऑफ MCQ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन MSQ and NAT. So I hope I am clear till now. So those who have not joined the group Telegram channel yet, आप सभी लोग इसको स्कैन करके यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द रेगुलर अपडेट्स अबाउट द सेशन। और जो भी स्टडी मटेरियल है आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस ग्रुप ओनली। सो दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। So this, I hope this session was useful for all of you. So this was all about for this session. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.